नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल सिंह राठौर और DFA-IAS प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम MPPSC के 25 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ है उसका डीप एनालिसिस कर रहे होंगे और समझ रहे होंगे आखिर कोई क्वेश्चन इस एग्ज़ाम के अंतर्गत जो पूछा गया है तो किस कारण से वो क्वेश्चन पूछा गया है और उसके आंसर तक पहुँचने की सटीक रणनीति या साइंटिफिक तुक्का वैज्ञानिक तरीका उसका क्या हो सकता है। इसके पहले एक बात समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है और वो बात ये है कि UPSC का एग्ज़ाम और MPPSC का एग्ज़ाम इस बार यानी 2020 के एग्ज़ाम में, जो कि 2021 को हुआ है, क्यों हुआ है? कोरोना के कारण 2020 का एग्ज़ाम नहीं हो पाया था, इसलिए वो एग्ज़ाम 25 जुलाई को हुआ है। तो UPSC और MPPSC बहुत नज़दीक आ चुके हैं। इस बार MPPSC का एग्ज़ाम है वो पिछले बार आने वाले यानी 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उससे बिल्कुल डिफरेंट है। उसका पैटर्न UPSC कि MPPSC जो एग्ज़ाम है वो अब UPSC को फॉलो कर रहा है। कम से कम उसने PT के एग्ज़ाम में इस बात को साबित कर दिया है कि अब वह UPSC के आधार पर UPSC के पैटर्न के आधार पर अपना क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन करेगा और उस स्तर के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसका अर्थ हुआ कि MPPSC और UPSC की तैयारी इंटीग्रेटेड रूप से की जा सकती है। यानी यदि आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप MPPSC का एग्ज़ाम ज़रूर दें, और MPPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप UPSC का PT एग्ज़ाम तो कम से कम दे सकते हैं। मेंस के लेवल पर सिलेबस में डिफरेंट है। अब जब 2020 का मेंस होगा तब इस बात का पता चल रहा होगा कि क्या MPPSC मेंस के स्तर पर भी UPSC को फॉलो कर रही है कि नहीं। मेरा अनुमान ये है कि उसे फॉलो करना चाहिए क्योंकि वो PT के लेवल पर कर रही है, राइट। अब हम अगर क्वेश्चन पेपर के स्तर की करें तो इस बार का जो क्वेश्चन पेपर था वो मध्यम स्तर का एग्ज़ाम था, मध्यम स्तर का क्वेश्चन पेपर था। AG की कैटेगरी में हम बिल्कुल नहीं ले सकते, यानी सरल एक क्वेश्चन पेपर नहीं था, सरल क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, लेकिन क्वेश्चन बहुत जटिल भी नहीं थे। क्वेश्चन बेटर अंडरस्टैंडिंग और फोकस की मांग कर रहे थे, अटेंशन की मांग कर रहे थे। कई क्वेश्चन तो इस कारण गलत हो गए क्योंकि क्वेश्चन को सही से पढ़ा नहीं। क्वेश्चन में हमें नहीं देखना है, यानी कौन सा नहीं है और हम कौन सा है, कौन सा सत्य है मानकर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जबकि वो पूछ रहा कौन सा सत्य नहीं है, तो नहीं पर फोकस ही नहीं किया, ध्यान ही नहीं दिया। तो कई क्वेश्चनों के पढ़ने के कारण गलत हो गए और कई क्वेश्चन इसलिए गलत हो गए क्योंकि उसके जो ऑप्शन थे उसमें काफ़ी समानता थी, तो हम उनमें डिफरेंस पैदा नहीं कर पाए, राइट। तो क्वेश्चन मध्यम स्तर का था। अब थोड़ा कट ऑफ की भी बात कर लेते हैं। अन्य रिजर्व कैटेगरी की बात करें, UR या जनरल कैटेगरी की बात करें तो इसका कट ऑफ मेरे ख्याल से जाना चाहिए 70। जो महिला हैं वो 3 क्वेश्चन कम कर ले, यानी 67 के करीब जाना चाहिए। OBC की बात करें तो OBC का कट ऑफ जाना चाहिए 68। अगर वुमेन है, फीमेल है, तो उसका कट ऑफ होना चाहिए 65, राइट। अब ST और SC की बात करें तो SC कैटेगरी के लिए इस बार का जो कट ऑफ होना चाहिए SC कैटेगरी के वो होना चाहिए 63। अगर महिला है तो 60। अगर ST कैटेगरी का है तो उसके लिए कट ऑफ होना चाहिए 60, और अगर महिला है तो थोड़ा कम कर ले 57। इस बार कट ऑफ पिछली बार की कट ऑफ की तुलना में बहुत ही कम जाएगा, ये पक्का है, क्योंकि इस बार पिछली बार की तुलना में क्वेश्चन पेपर टफ था। वैकेंसी बेशक कम है, पिछली बार वैकेंसी अधिक थी, यानी पिछली बार जो वैकेंसी थी वो थी 539 और इस बार वैकेंसी है 235, टोटल मिला के 266 है। कुछ हैंडीक्राफ्ट के लिए जो हैंडीकैप होते हैं यानी विकलांग व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति, उनके लिए रिजर्व होती है, तो कुल मिला के 260 सीट में से होने के बावजूद भी इस बार कट ऑफ कम होगा क्योंकि पेपर का स्तर अच्छा था। तो हम अपनी श्रृंखला को स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह ज़रूर बढ़ाएं। हम इसमें आपको MPPSC प्री प्लस मेंस का सिलेबस लेके चलेंगे और करंट अफेयर्स के भी हम वीकली इसमें टॉपिक डालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ ये समझ लेना कि MPPSC में अभी तक माइनस मार्किंग इंट्रोड्यूस
नहीं की गई, यानी MPPSC के एग्ज़ाम में अभी तक माइनस मार्किंग नहीं है। इससे अच्छा है कि अभी आप नौकरी ले लें, वरना यदि इसमें माइनस मार्किंग हुई तो फिर UPSC के विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा और वो इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे। MPPSC के विद्यार्थियों को इसका घाटा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन UPSC के नज़दीक है, इसलिए यदि माइनस मार्किंग होती तो UPSC वाले विद्यार्थियों को बेनिफिट मिलता। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा जिला है? पन्ना जिला। तो पहली चीज़ अंडरलाइन कर दें कि हमें किस ज़िले के बारे में बात की जा रही, तो पन्ना जिला। दूसरी बात की जा रही खनिज के बारे में, तो पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो पहला ऑप्शन है आपके लिए संगमरमर। पहला ऑप्शन क्या है आपके पास? संगमरमर। अब आप देखिए संगमरमर का उत्पादन कहाँ होता है? संगमरमर का उत्पादन तो बालाघाट में होता है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, क्योंकि संगमरमर का उत्पादन तो बालाघाट में होता है, राइट। मलाज खंड तांबे की महत्वपूर्ण खदान है, तो मैग्नीज और तांबा दोनों का उत्पादन बालाघाट में होता है, तो इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा, संगमरमर जबलपुर को संगमरमर की नगरी के नाम से जाना जाता है। भेड़ाघाट जलप्रपात कहाँ है? जबलपुर में। वहाँ चूँकि सफ़ेद संगमरमर पानी गिरता है, इसलिए वो दूध के समान दिखता है, इसलिए वहाँ पर दुग्धधारा भी जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा। अगर अब्रक की बात करें तो अब्रक का उत्पादन आपको बैतूल में देखने को मिलेगा, तो इसका आंसर अब्रक भी नहीं हो सकता। अब्रक के उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है, ये आपको याद रखना, राइट। अब लास्ट ऑप्शन बचा तो डी, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। तो मध्य प्रदेश का पन्ना जिला खनिज के लिए किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो हीरे के लिए। और एक जानकारी के लिए बता दें कि पूरे भारत में हीरे का उत्पादन सिर्फ मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में होता है, राइट। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है। चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है, अब किन से संबंधित है? ये आपको नीचे ऑप्शन दिए गए। पहला है सिंध बेसिन, गंगा बेसिन, यमुना बेसिन, ताप्ती बेसिन। अब इसे आपको हल करना है, लेकिन कॉमन सेंस से, बट कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन थिंग। पहला सिंधु बेसिन। अब आप देखिए कि चंबल नदी है और बेसिन की बात की जा रही, तो बेसिन का मतलब क्या है? पहले आपको ये टर्मिनोलॉजी क्लियर होना चाहिए। बेसिन का मतलब ये है कि जो मूल नदी है और उसकी सहायक नदियाँ हैं, वो मिल करके कितना जल संग्रहित करती हैं, उसका कैचमेंट एरिया बेसिन के नाम से जाना जा रहा है। तो जो ऐसी नदियाँ जो चंबल की सहायक नदियाँ नहीं हैं, या चंबल जिसकी सहायक नदी नहीं है, उसे हम काट देंगे। तो पहला सबसे पहले जो काटेंगे वो है ताप्ती बेसिन। क्यों? क्योंकि ये देखिए विंध्याचल पर्वत है, और ये नर्मदा नदी है, ये सतपुड़ा पर्वत है, और ये ताप्ती नदी है। तो ताप्ती नदी का चंबल से कोई संबंध हो नहीं सकता, क्योंकि चंबल नदी इंदौर के जानना पाव पहाड़ी से निकलती है और फिर जा कर के रतलाम होते हुए बैतूल नहीं, राजस्थान, और राजस्थान से फिर मध्य प्रदेश में इंटर करती है, यानी मध्य प्रदेश फिर राजस्थान फिर मध्य प्रदेश। तो अब है यमुना बेसिन, और दूसरा कौन सा काट सकते हैं हम? गंगा। तो ताप्ती कट गया, गंगा कट गया, अब बचा सिंध बेसिन और यमुना बेसिन, राइट। अब यमुना की सहायक नदी कौन सी? चंबल नदी, तो यमुना आंसर हो सकता है। अब सिंध नदी, चंबल नदी, अब इन दोनों में से आप एक भी लगा देंगे तो भी 50-50% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा यमुना बेसिन, राइट, यमुना बेसिन। तो आप पहले एलिमिनेशन से सॉल्व करने की कोशिश करें। आप जो गलत क्वेश्चन उन्हें क्रॉस कर दें तो सही क्वेश्चन अपने आप आपके पास बच जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनी है? आपको नदी का नाम बताना है। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? तो पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि जो जवाहर सागर है, राणा सागर है, गांधी सागर, ऐसे बांध आपको राजस्थान में मिलते हैं। जिसके आगे सागर जैसे शब्द, गांधी जैसे शब्द लगे हो, वो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? राजस्थान में मिलेंगे। जवाहर सागर, गांधी सागर, राणा सागर, राइट। तो ऐसी नदी देखना है आपको जो राजस्थान से गुजरती हो। मैंने क्या बताया? जवाहर सागर, गांधी सागर, राणा सागर, ऐसे बांध आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? महाराणा प्रताप जलाशय है ना, कहाँ देखने को मिलेंगी? राजस्थान में। तो ऐसी नदी देखना जो राजस्थान से होकर गुजरती हो, और कौन से जगह से गुजरती हो? जो मध्य प्रदेश से टच करता हुआ एरिया हो, जैसे रतलाम के पास। तो नर्मदा नदी, पहले देखो माही नदी राजस्थान में, लेकिन जिसको मध्य प्रदेश से कोई लेना देना नहीं। ताप्ती नदी आपको बता ही चुके, सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में। तो ताप्ती नदी राजस्थान में सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत को क्रॉस करके जाएगी नहीं,
इसलिए कराते। क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक समझिए आप, क्योंकि विंध्याचल पर्वत, फिर नर्मदा नदी, फिर सतपुड़ा पर्वत, फिर ताप्ती नदी, तो इन 2 पर्वतों और एक नदी को चीर करके ताप्ती नदी नहीं जाने वाली। माई नदी एक छोटी सी नदी है, इस पर जलाशय और बांध का निर्माण संभव नहीं है। अब बची नर्मदा नदी और चंबल नदी। आप देखिए, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में होकर जाके खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। तो अब कौन सी नदी बची? आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, चंबल नदी। बिल्कुल सही है, 100% करेक्ट आंसर है चंबल नदी। तो ये है टेक्निक यूपीएससी के क्वेश्चन को सॉल्व करने की। इस बार चूंकि एमपीपीएससी का पेपर भी यूपीएससी की तरह, इसलिए इसे आपको टेक्निक से सॉल्व करना है, बुद्धिमत्ता से सॉल्व करना है। इन्फॉर्मेशन अपनी जगह है, लेकिन सामान्य जो बुद्धिमत्ता है उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? ये रहा आपका क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? चावल, गेहूँ, मक्का, बाजरा। अब आप देखिए कि बाजरे का जो उत्पादन है उसके मामले में भारत प्रथम स्थान पर है, बाजरे के उत्पादन के मामले में। तो मध्य प्रदेश में बाजरे का तो आता पता नहीं है। अब सोयाबीन मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पर है सोयाबीन का, लेकिन दुर्भाग्य से इसमें सोयाबीन ऑप्शन नहीं है, राइट। अब बच्चा मक्का। चावल देखो, चावल काली मिट्टी के क्षेत्र में होता है, यानी गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, ऐसी जगह चावल का उत्पादन होता है, तो चावल काट दीजिए। अब बच्चा मक्का और गेहूँ। आपने अभी आप यहाँ पर जो हम वीडियो बना रहे हैं चंबल क्षेत्र से बना रहे हैं, तो चंबल में आपको मक्के आसपास अता पता नहीं मिलेगा, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी में देखने को। तो यानी कि मक्का का उत्पादन भी बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो कौन सा है? गेहूँ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गेहूँ। वैसे भी कॉमन सेंस लगाओ, मध्य प्रदेश एक पठारी क्षेत्र है, और पठारी क्षेत्र के लिए फसल क्या हो सकती है? गेहूँ। और चूँकि मध्य भारत की बात करें, उत्तर का जो पठार है, उत्तर भारत का पठार है मध्य प्रदेश के अंतर्गत, उसमें गेहूं का उत्पादन ही हो सकता है, क्योंकि वहाँ एलुविलियल सॉइल, इसलिए इसका सारा हो जाएगा गेहूं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल व्यापारिक नहीं है? अगर आपने पिछला क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा तो उसके हिसाब से इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। व्यापारिक फसल नहीं, तो अंडरलाइन कर ले, क्या पूछ रहा है? व्यापारिक फसल नहीं है, नहीं पूछ रहा है, इसलिए इसे अंडरलाइन करना है। पहला गन्ना, गन्ना बिल्कुल व्यापारिक फसल है। व्यापारिक फसल कॉमर्शियल क्रॉप का मतलब जिससे हम उत्पादन इसलिए करते हैं ताकि हम बेच करके उसे मुनाफा कमा सके। तो पहला गन्ना बिल्कुल व्यापारिक फसल है। कपास, ऊनी कपड़े बनते हैं, इससे कपड़ों का निर्माण किया जाता है, बिल्कुल व्यापारिक फसल है। केला, केला तो बेचते ही हैं, जगह जगह दुकान पे आपको केला मिल जाएंगे, फलों की दुकान पर। अब बचा बाजरा, तो बिल्कुल सही है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाजरा। बाजरा व्यापारिक फसल नहीं है। किसान बाजरे का उत्पादन पशुओं को चारे के रूप में करने के लिए करते हैं, और बाजरे की रोटी भी बनती है, तो खुद उसका सेवन करते हैं। आगे चलते हैं। तो ये आपका अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको क्या करना है? निम्नलिखित राज्यों में एवं उनसे संबंधित मुख्यमंत्रियों का मिलान करें जो भारत के प्रधानमंत्री बने, यानी ऐसे मुख्यमंत्रियों का पता करना है जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी रहे, यानी प्रधानमंत्री भी बने। तो इसका पहला आप इसमें देखेंगे पीवी नरसिम्हा राव, दूसरा मोरारजी देसाई, तीसरा एचडी देवेगौड़ा, चौथा है आपका चौधरी चरण सिंह और नरेंद्र मोदी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की सही टेक्निक क्या हो सकती है, आप इसे देखिए। पहला है नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी गुजरात के रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी के समक्ष 3 लिख दो, नरेंद्र मोदी हो गया। अब देखो चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के हैं, तो इसके सामने 1 लिख दो, ठीक है। अब मोरारजी देसाई, आपको पता है कि मोरारजी देसाई कहाँ के थे? गुजरात के थे, लेकिन मोरारजी देसाई बहुत पहले के थे, राइट। अगला है एचडी देवेगौड़ा। अब आपको एचडी देवेगौड़ा के बारे में मालूम है कि नहीं है, पीवी नरसिम्हा राव के बारे में मालूम है कि नहीं, तो इन दोनों में आप गैस कर सकते हो। पहले तो मोरारजी देसाई कहाँ के हो जाएंगे? आपके मुंबई के। तो पहले जो मुंबई प्रांत था, राइट, तो उस समय के मुंबई में गुजरात और महाराष्ट्र दोनों हुआ करते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। अब आपको पीवी नरसिम्हा राव और एचडी देवेगौड़ा मालूम है कि नहीं है, आप इसे गैस करते हो। पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवेगौड़ा। अब देखो पीवी नरसिम्हा राव कहाँ के रहे हैं? अविभाजित आंध्र प्रदेश के। एचडी देवेगौड़ा कहाँ के रहे? कर्नाटक के, राइट। तो एचडी देवेगौड़ा के सामने लिख दो कर्नाटक, पीवी नरसिम्हा राव के लिख दो अविभाजित आंध्र प्रदेश। तो अब आंसर क्या हो गया?
25,413, जिस ऑप्शन में 25,413 है वो लगा दो, 25,413 नीचे देखिए आप, ये देखो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, अब देखिए इन ऑप्शन में मिला लीजिए। नरेंद्र मोदी गुजरात के थे, तो ई का तो तीसरा गुजरात तो सब में है। अब देखो पहला बी, मोरारजी देसाई कहाँ के थे, मुंबई के, बी का पाँचवा, बी का पाँचवा, ठीक है। बी का पाँचवा किस में है, डी में और ए में, ठीक है। अब इसका मतलब ये दोनों कट जाएंगे, बी और सी कट जाएंगे। अब आपका ए और डी में से एक आंसर होगा। अब देखो अगला पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव यानी आंध्र प्रदेश, ए का दूसरा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, राइट। तो इस तरीके से आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। अगला क्वेश्चन ए रहा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में किस प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। पहला ऑप्शन है तदर्थ न्यायाधीश, एड हॉक जज, बिल्कुल सर्वोच्च न्यायालय में एड हॉक जजों की नियुक्ति की जाती है। जब सर्वोच्च न्यायालय पर काम अधिक होता है तो क्या होता है कि एड हॉक जजेज का मतलब है कि टेम्परेरी जज, कुछ समय के लिए, जज फॉर टाइम बीइंग, कुछ समय के लिए हाईकोर्ट के जजों को एड हॉक जज के रूप में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति दी जा सकती है। तो बिल्कुल सही, अतिरिक्त जज। अतिरिक्त जज का प्रावधान जो है लोकल कोर्ट यानी मजिस्ट्रियल जो कोर्ट है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पर तो प्रावधान देखा जाता है, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आपको एडिशनल जज आपको देखने को नहीं मिलेंगे, राइट। ये मजिस्ट्रियल जज होते हैं जो तहसील के लेवल पर या ब्लॉक के लेवल पर काम करते हैं। एडिशनल जज डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आपको सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल जज का कोई प्रावधान नहीं मिलेगा। तो आंसर केवल एक रहेगा इसका आंसर आपको ऐसे देखना है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए, एक सही है, 2 गलत है, एक गलत है, 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है और दोनों गलत है। तो आपने पहला आंसर करना है, यानी कि 1 सही और 2 गलत है। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब। इस क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भारत सरकार के लोक उपक्रमों के जो विभाग है उसके अंतर्गत महारत्ना की श्रेणी में नहीं आता। पहली चीज़ है कि महारत्ना कंपनी, दूसरी चीज़ श्रेणी में नहीं आता है, जो आता है उसे नहीं देखना, हमें उस ऑप्शन को देखना है जो महारत्ना की श्रेणी में नहीं आता। पहली चीज़, आपने भेल का नाम सुना होगा, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भोपाल में स्थित है भेल, तो ये तो महारत्ना कंपनी है, बिल्कुल सही है। कोल इंडिया लिमिटेड, तो कोल इंडिया लिमिटेड जो है CIL कोल इंडिया लिमिटेड, ये भी महारत्ना कंपनी है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप आपने जगह जगह देखे होंगे, तो ये भी एक महारत्ना कंपनी। अब कौन सा बचा ऑप्शन, ऑप्शन डी बचा, ऑल इंडिया लिमिटेड। बिल्कुल ऑल इंडिया लिमिटेड महारत्ना की श्रेणी में नहीं आती है, जब क्योंकि ये मिनी रत्ना कंपनी है, राइट। अगला क्वेश्चन, वित्तीय क्षेत्र की मूल्यांकन समिति कमेटी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट की सदस्यता किसके द्वारा की जाती है। अब क्वेश्चन ये है कि इंग्लिश में देखोगे सदस्यता का मतलब को चेयर कौन करता है, राइट। अगर इसमें ये आंसर ये ऑप्शन होता कि वित्तीय क्षेत्र की मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती तो आंसर पहला होता, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर और भारत के वित्त मंत्री। लेकिन इसमें डिप्टी चेयरमैनशिप की बात की जा रही है, को चेयरमैनशिप की बात की जा रही है, तो को चेयरमैनशिप करते हैं जो ऑफिशियल्स हैं, यानी गवर्नमेंट के जो अधिकारी है एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर जो मौजूद हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर और भारत के वित्त सचिव, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर और भारत के वित्त सचिव जो है इसकी को चेयरमैनशिप करते हैं। तो कमेटी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट की को चेयरमैनशिप यानी सह अध्यक्षता की जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर और भारत के वित्त सचिव के द्वारा। अगला क्वेश्चन ये है आपका, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों NBFC के लिए लोकपाल योजना 2018 को किस दिनांक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रभावी रूप से पेश किया गया है, ये बताना है आपको। अब ऐसे क्वेश्चन देखकर आपको तनाव में नहीं आना है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपको डेट याद है, आपने पढ़ा तो सॉल्व कर दीजिए, नहीं मुस्कुराइए, आगे बढ़ जाइए, छोड़ दीजिए। ऐसे क्वेश्चन छोड़ने के लिए होते क्योंकि माइनस मार्किंग है नहीं, तो आप तुक्का लगा सकते हैं। तो इसमें ये क्वेश्चन ऐसा है कि यदि आपको पता है तो आप सॉल्व करेंगे, फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है वो हम आपको बता दें 23 जनवरी 2018। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कोई नॉलेज, इसमें तो फैक्चुअल है, यदि आपको उसकी फैक्ट की जानकारी तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, और अगर फैक्ट की जानकारी नहीं तो आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2021 में किस
पड़ोसी देश में सेना तख्ता पलट किया गया। अगर आप न्यूज़ सुनते हैं, जो कि आपको सुनना चाहिए, आपको राज्यसभा टेलीविज़न जिसका नाम संसद टीवी हो गया वो आपको पर डे देखना चाहिए, या फिर आप ऑल इंडिया रेडियो को समाचार सुने तो आपको पता चलता रहेगा कि देश विदेश में क्या चल रहा है। तो अब तख्ता पलट कहाँ होगा? अब नेपाल है, वहाँ पर स्थिरता की सरकार है 2011-10 के बाद। बांग्लादेश शेख हसीना है। श्रीलंका जयवर्धने, यहाँ पर स्थिर सरकार है। तो एक ही ऑप्शन बच रहा, आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। म्यांमार, आंग सान सू की को नज़रबंद कर दिया गया था, तो म्यांमार में दोबारा तख्ता पलट किया गया। डेमोक्रेटिक नेता म्यांमार की आंग सान सू की, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए बहुत ही संघर्ष किया। राइट, अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? ये फैक्चुअल जानकारी है। स्विट्जरलैंड में ज़्यादातर संस्थानों के मुख्यालय हैं, तो इसका मुख्यालय भी स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड के लुसाने में इसका मुख्यालय। बेना में नहीं है मुख्यालय, बेना ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही है, लेकिन जिनेवा में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय, ये आपको पता होना चाहिए। मैड्रिड कहाँ है? तो मैड्रिड पुर्तगाल की राजधानी है, जहाँ पर जलवायु का सम्मेलन आयोजित किया गया था, इसलिए इसका आंसर ये भी नहीं, तो आंसर होगा लुसाने। राइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय महिला ने व्यक्तिगत खेल में सर्वप्रथम ओलंपिक पदक जीता? तो बताइए। तो कर्णम मल्लेश्वरी ने व्यक्तिगत स्पर्धा में जो है पदक जीता। पहली, इसमें दो चीज़ नोटिस करने वाली, पहली चीज़ महिला की पूछ रहा, पुरुष की नहीं, किस भारतीय महिला ने, और दूसरा सामूहिक नहीं पूछ रहा, ग्रुप में नहीं, सिंगल में पूछ रहा, व्यक्तिगत में पूछ रहा है। ओलंपिक पदक जीता यानी गोल्ड की बात नहीं, कोई भी पदक, जो पहला पदक जैसे ओलंपिक में जीता है उसकी बात करा, वो भी महिला, तो वो है कर्णम मल्लेश्वरी। इसलिए कहते हैं कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।